हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें कि हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपकी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपने अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस आप लोगों ने देखी, वहीं मैटर की बात की यानी पदार्थ क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो चीज़ें आपके स्थान घेरती हैं यानी कि जिनमें आयतन होता है और साथ में जिनमें द्रव्यमान होता है, उन सभी चीज़ों को क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। देन हमने उसका वर्गीकरण देखा था दो तरह से, फिजिकल और केमिकली। फिजिकली आपने 3 तरह से क्लासीफाई किया था, ठोस, द्रव, गैस, और केमिकली 2 तरह से किया था कि आपके कुछ मिक्सचर्स होंगे, कुछ प्योर सब्सटेंसेस होंगे। मिक्सचर आपका कैसा होगा? होमोजीनस और हेट्रोजीनस हो सकता है। वहीं प्योर सब्सटेंसेस आपके कैसे होंगे? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ओके, इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। साथ ही हमने क्या किया था स्टार्ट कि आपके अलग अलग लॉज आएंगे केमिस्ट्री में जब आप क्या करेंगे? केमिकली कंबाइन करेंगे किसी भी एलिमेंट्स को और एलिमेंट्स को मिला करके एक कंपाउंड बनाएंगे। तो जो वो केमिकल रिएक्शन होगी वो किन किन लॉज को फॉलो करेगी अपने आप से, अलग से आप उसको बताएंगे नहीं, स्वतः ही रिएक्शन उन लॉज को फॉलो करते हुए चलेगी। तो वो लॉज कौन कौन से थे? तो हमने कहा था कि वहां पर एंटोनी एल लेवोजियर और जोसेफ प्राउस्ट का, डाल्टन ने, रिचर का नाम आया था। इन सब ने क्या किए थे? कुछ लॉज दिए थे जिनको हम किसमें पढ़ते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें आपका पहला नियम आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका क्या कहता है कि द्रव्य ना ही तो नष्ट होता है और ना ही उसे क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, मास को यानी द्रव्यमान को आप क्या नहीं करेंगे? उत्पन्न नहीं कर सकते किसी अभिक्रिया में। इसका मतलब क्या है कि आपके दो एटम्स अगर आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर के तीसरा कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट के बनने में कुछ एक्स्ट्रा मास में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, द्रव्यमान में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी, तभी हम क्या कहेंगे? अगर वृद्धि होगी मतलब कुछ नया पदार्थ वहां पर बना है। ठीक है, दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से द्रव्यमान नष्ट भी नहीं होगा, यानी अगर आपका ए और बी आपस में मिलकर के कोई सी कंपाउंड बना रहे हैं, तो उस कंपाउंड का जो क्या होगा? द्रव्यमान होगा, वो ए और बी के बराबर होगा। उन दोनों के टोटल जो होगा द्रव्यमान उसके बराबर होगा, उससे कम नहीं होगा। अगर उससे कम हो गया तो यानी वहां पर किसी न किसी रूप में द्रव्यमान में क्या आई है? कमी आई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि A प्लस बी मिलकर के C कोई कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि A अगर 10 ग्राम है, B कितना है? 20 ग्राम है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका क्या कहता है कि C का द्रव्यमान कितना होना चाहिए? 30 ग्राम होना चाहिए, और ये 30 ग्राम होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में। तो ये A, B, C जो आपके क्या है? अलग अलग एलिमेंट्स बोल सकते हो आप A और B को, या अलग अलग कंपाउंड आपस में मिलकर भी कंपाउंड्स बनाते हैं। तो A और B जब आपस में अलग अलग आपके पार्टिकल्स मिल रहे हैं और वो फिर C को बना रहे हैं। ठीक है, A और B कण मिले और C को उन्होंने बनाया, तो ये A और B या ये पूरी जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करेगी अपने आप। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? एंटोनी एल लेवोजियर ने दिया था। लेवोशियर भी यहाँ पर कहीं कहीं उनका नाम आता है, जिसके अनुसार क्या होता है कि मास को ना ही तो क्या किया जाता है आपका? उत्पन्न किया जाता है, ना ही किसी प्रकार से नष्ट कर सकते हैं। इसको बस किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। रूप में परिवर्तन कैसे हुआ? जैसे ए और बी को मिलाकर के सी बना दिया। ओके, तो ये आपका पहला नियम था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आप 5 प्रकार के लॉस पढ़ते हैं। सेकंड आपका क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, और आप क्या कहते हैं इसको? कांस्टेंट प्रोपोर्शन या स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि जो आपका कोई भी यौगिक होता है उसमें जितने अवयवी घटक होते हैं, वो अवयवी घटक अपने भार के निश्चित अनुपात में जुड़े हुए होते हैं। यानी वो यौगिक आपने किसी भी विधि द्वारा बनाया है या किसी भी स्रोत से लिया है,
उसके अवयवी घटकों के बीच में जो भार का अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहता है। आपका क्या है कंपाउंड यौगिक H2O है माना, ठीक है, H2O का एग्जाम्पल आपने लिया था। H2O आपका एक कोई यौगिक हो गया, इसके अवयवी घटक क्या है, एक हाइड्रोजन है जिससे मिलकर ये बन रहा है और दूसरा आपका क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। आप ये वाटर कहीं से भी ले लीजिए, नदी, तालाब, ग्लेशियर से लीजिए, भाप के रूप में ले लीजिए, समुद्र से ले लीजिए, लेकिन इसका केमिकल फॉर्मूला जो होगा वो क्या रहेगा, H2O ही रहेगा हर केस में, और हर स्थिति में इसके अवयवी घटक क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे, ठीक है। इतनी चीजें हमें पता चलती हैं। दूसरा, स्थिर अनुपात का नियम कहता है इन दोनों के भारों का अनुपात निश्चित रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका भार कितना है, हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम हम लेते हैं, 1.008 करके कुछ होता है, तो 1 ग्राम हम इसको लेते हैं, और चूंकि यहाँ पर 2 एटम है, एक एटम के लिए 1 है, तो इंटू 2 तो कितना हो जाएगा आपका, 2 ग्राम हो जाएगा, ओके। देन आपका ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है आपका, 16 लेते हैं, ग्राम में ले लेते हैं, 16 ग्राम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 16, 2:16, सॉरी, ओके। तो 2:16 के अनुपात में होंगे, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका एक अनुपात क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यानी जब भी आपको पानी कहीं पर दिखता है, ठीक है, H2O की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो जो उसके अवयवी घटक हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके भारों का अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा, चाहे वो पानी किसी भी विधि से आप लेबोरेटरी में बना रहे हैं या फिर वो पानी आपने किसी भी स्रोत से, किसी भी सोर्स से लिया है। वो टैप वाटर हो सकता है, नदी का पानी हो सकता है, ग्लेशियर का हो सकता है, वेपर्स के रूप में हो सकता है आपका पानी, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, स्थिर अनुपात का नियम हो गया। ये किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। कहीं कहीं सिर्फ प्राउस्ट लिखा हुआ मिल सकता है, तो उन्होंने क्या दिया था, स्थिर अनुपात का नियम दिया था, ओके। थर्ड आपका लॉ था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ क्या कहता है आपका, कि जब आपके 2 एटम मिलकर के आपस में एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, 2 एटम बोल सकते हैं, 2 एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट एटम या फिर 2 एलिमेंट्स मिलकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जिन कंपाउंड्स में कि उनमें से एक का भार क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक है। एक का भार निश्चित कर दिया, तो दूसरे के भारों का अनुपात कैसा होता है, छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में होता है, यानी उनके अनुपात में किसी भी प्रकार का दशमलव या फ्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पर किसका एग्जांपल दिया है कि आपके पास 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपके पास 2 एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट्स आपस में मिलकर के एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक आपका बना रहे हैं H2O और दूसरा बना रहे हैं H2O, ठीक है। गुणित अनुपात का नियम कहाँ पर आ रहा है, जहां पर कि आप एक एटम का या एक एलिमेंट का भार जो है, वेट जो है वो फिक्स्ड मान रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन का यहाँ पर वेट फिक्स कर दिया गया है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम आ रहे हैं और यहाँ पर भी क्या आ रहे हैं, 2 एटम आ रहे हैं। तो आपका एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो 2 के लिए हो गया 2, ठीक है, 1 इंटू 2, तो कितना हो गया, 2 ग्राम हो गया। इसके लिए भी 2 ग्राम, वाटर के लिए भी 2 ग्राम है और H2O2 के लिए भी 2 ग्राम है, तो क्या हो गया, ये फिक्स्ड हो गया, ओके। अब बात किसकी करनी है, ऑक्सीजन की करनी है, क्योंकि हमने इसी का क्या देखना है, आपस में अनुपात देखना है। 2 ग्राम फिक्स्ड हो गया, एक एटम आपका फिक्स्ड कर गया है वेट में, दूसरे का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 ग्राम। वहीं यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम लग रहे हैं, तो 16 इंटू 2 ग्राम, ठीक है, तो 16 32 ग्राम, ओके। इन दोनों का अनुपात आपने देखना है, जो जिनका क्या है, एटॉमिक वेट फिक्स नहीं है, तो 16 ग्राम इज टू 32 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, 1:2। तो ये 1 और 2 आपकी क्या है, छोटी पूर्ण संख्याएं हैं, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको दशमलव नहीं मिल रहा है या फिर फ्रैक्शन के रूप में आपको रेशियो नहीं मिल रहा है, ओके। तो गुणित अनुपात का नियम यही कहता है कि जब 2 एलिमेंट आपके आपस में जुड़ करके
एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जहां पर कि आपका एक एटम का एटॉमिक वेट, एक एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। तो जो दूसरा आपका एटम है या एलिमेंट है, उसका जो भार का अनुपात होगा वो छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में आपको मिलता है। यही आपका क्या है, गुणित अनुपात का नियम है या लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। इसको किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था, कब, 1803। ओके, तो कितने लॉज आपने पढ़ लिए, 3 लॉ आपने अभी तक पढ़ लिए हैं। ओके, आज आपका नेक्स्ट 4th लॉ है गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। कितनी चीजें समझ में आ रही है नाम से ही कि ये लॉ किसने दिया है, गै-लुसाक ने दिया है, ठीक है। और किसके लिए दिया है, गैसेस के लिए दिया है, और गैसेस के किस चीज के लिए, वॉल्यूम के लिए दिया है, ठीक है। यानी यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, गै-लुसाक के द्वारा दिया गया, ठीक है। और भी बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका केमिस्ट्री में, जिनमें से एक क्या है, गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम उन्होंने दिया है। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम आपका क्या बता रहा है कि यहाँ पर ये नियम किस पर किस चीज को फॉलो, कौन सी चीजें इसको फॉलो करेंगी, जो गैसियस स्टेट में हुई, ओके। या सिर्फ उन अभिक्रियाओं पर ये लॉ क्या होगा, चलेगा आपका, जहां पर क्या होंगे कि आपके अभिकारक भी गैस है और आपका बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या है, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तीसरी चीज क्या आई कि ये वॉल्यूम के बारे में आपको बताता है, यानी कि आयतन, ओके। This law was given by Gay-Lussac in 1808. He observed that when gases combine or are produced in chemical reaction, ठीक है, गैसेस आपकी कंबाइन हो रही हैं या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में बन रही हैं, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and pressure. ओके, क्या समझ में आया इस चीज से, आपके 2-3 चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। पहली चीज कि आपकी रिएक्शन जो हो रही है वो या तो वहां पर गैसेस आपस में कंबाइन हो रही हैं या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में आपकी गैस प्रोड्यूस हो रही है, यानी बन रही, ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि जो गैसेस आपस में कंबाइन हो रही हैं या फिर नई गैस जो प्रोड्यूस हो रही है, उन केसेस में उन सभी के वॉल्यूम का यानी आयतन का जो अनुपात होगा वो सिंपल नंबर्स में होगा, पूर्ण संख्याओं के रूप में होगा। और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जो आपका क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर है, इस जब वो रिएक्शन चल रही है तो उसको क्या रखा जा रहा है, कांस्टेंट रखा जा रहा है या सेम रखा जा रहा है, ओके। इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास A है प्लस 2B मिल करके आपका C बना रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बोला, A आपका 2B से मिलकर के C बना रहा है, यानी A और 2B आपस में क्या हो रहे होंगे, कंबाइन हो रहे होंगे, जिससे कि C फॉर्म हो रहा है। पहली चीज ये हो रही है कि केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रही है। दूसरी चीज क्या कहती है कि आपका ये A भी गैसियस स्टेट में होना चाहिए, B भी आपका गैसियस स्टेट में होना चाहिए और C भी आपका क्या होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको कहता था कि इन दोनों का मास जितना होगा, कुल मास टोटल, इन दोनों के मास को प्लस करेंगे तो वो इस C के मास के बराबर होना चाहिए। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम कहीं नहीं आता, यानी अगर इसका वॉल्यूम 1 है, एक का वॉल्यूम, A के आगे कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स एक वॉल्यूम इसका यूज हो रहा है, प्लस B का कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, इज इक्वल टू C का कितना हो रहा है, यहाँ पर 1 वॉल्यूम दिया गया है आपको। लेकिन अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम होता तो यहाँ पर 1 + 2 इज इक्वल टू 3C आना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नियम है ही नहीं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, A का 1 वॉल्यूम B के 2 वॉल्यूम से मिलकर के C का 1 वॉल्यूम बना रहा, ठीक है। समझ में आया क्या कहा, A का आपका 1 वॉल्यूम B के 2 वॉल्यूम से मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं और ये C का 1 वॉल्यूम बना रहे हैं, ओके। तो ये आपका क्या है,
लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में आपका ये आएगा। देन इनके वॉल्यूम्स का अनुपात देखिए, आयतन का अनुपात देखिए, ए के कितने वॉल्यूम है 1, ठीक है, इस टू बी का कितना है आपका 2 और सी का कितना है इस टू 1। तो ये 1:2:1 के क्या वॉल्यूम का इनका क्या है रेशियो है। और ये अनुपात कैसा है, छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में है या सिंपल नंबर्स के रूप में आप बोल सकते हो। यानी कि यहाँ पर आपको अनुपात ना ही दशमलव में मिल रहा है और ना ही फ्रैक्शंस के रूप में मिल रहा है। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे। चलिए, यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल है 100 ml ऑफ हाइड्रोजन combined with 50 ml of oxygen to give 100 ml of water vapor। ठीक है, यानी आपका क्या हो रहा है, H2 प्लस O2 मिलकर के आपके 2H2O बनाते हैं, ये आपको पता है। वहीं पर आपको वॉल्यूम बताया गया है गैसियस का कि कितना कितना है। 100 ml आपकी क्या है, हाइड्रोजन कितनी है 100 ml है, ठीक है। ऑक्सीजन वहां पर कितना लिया जा रहा है 50 ml, आपको बोल रहे हैं कि 50 ml होगा, ठीक है। तो गैसियस वॉल्यूम का जो आपका लॉ है वो कहता है कि इनका जो अनुपात होगा ये सिंपल होगा, ठीक है। 100 ml हाइड्रोजन मिल किससे 50 ml ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के आपका 100 ml ही कितना क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना होगा, किस किस का रेशियो आपका, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइंड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपकी कंबाइन हो रही है वो कैसा सिंपल रेशियो बियर करते हैं 2:1 का, ठीक है। H का अनुपात अनुपात O अनुपात H, ठीक है, यानी 100:50 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2:1:2, ये अनुपात होगा। तो ये कैसा अनुपात है आपका, सिंपल अनुपात है, छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में है, कोई भी दशमलव यहाँ पर नहीं है, फ्रैक्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 2:1:2 के अनुपात में तीनों चीजों के वॉल्यूम आपको मिल रहे हैं। या सिंपल आप H और O का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भी देखेंगे तो वो भी कैसा होगा आपका 100:50 है। दैट मीन्स 2:1 के अनुपात में आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो रही है, कंबाइन। ओके, जल्दी से नोट करिए इसको, फिर अपना नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपका, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसेस स्टेट में मिलकर के आपकी गैसेस हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। ओके, तो आपका एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का आ रहा है, एक आपका किसका आ रहा है, क्लोरीन का आ रहा है, और ये फॉर्म कर रहे हैं आपके दो वॉल्यूम किसके, हाइड्रोजन क्लोराइड के। ओके, तो इनका रेशियो भी कितना है 1:1:2 के वॉल्यूम में ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और ये वॉल्यूम आपका कैसा है, सिंपल नंबर्स में आपको मिल रहा है। ओके, जल्दी से नोट करिए। एक और एग्जांपल ले लीजिए, N2 प्लस 5H2 मिल करके आपके 2NH3 1। ओके, तो आपका नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है 1 है, हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम आ रहे हैं आपके 3 आ रहे हैं, और NH3 का कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये इनका क्या आ जाएगा अनुपात 1:3:2, 1:3:2 के अनुपात में ये सब आपको मिल रहे हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे, फिर अपना नेक्स्ट लॉ देखेंगे। तो गैसियस लॉ आपका क्या कहता है
कि जहां पर आपकी अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि आपके अभिकारक भी गैसियस स्टेट में और प्रोडक्ट भी आपके गैसियस स्टेट में है, तो वहां पर वो अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में या सिंपल नंबर्स के अनुपात में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, या वो सिंपल रेशियो के अनुपात में जुड़ करके ही कंपाउंड बनाते हैं जो कि गैसियस स्टेट में होगा। ये आपका फोर्थ लॉ था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपका फिफ्थ लॉ आता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, जो कि किसने दिया था? रिचर्ड ने दिया था इन 1791। ओके, 1791 में उन्होंने ये लॉ दिया था। इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, द रेशियो ऑफ द मास इन विच दे डू so are either the same as or a simple multiple of ratio of the masses in which they combine with each other। क्या कह रहे हैं? ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या व्युत्क्रमानुपाती नियम इसको कहा जाता है। ये रिचर्ड ने दिया था 1791 में, जहां पर उन्होंने कहा था कि दो अलग अलग एटम सेपरेटली अलग अलग मिल करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और जिस अनुपात में वो अलग अलग, जो उनके भारों का अनुपात अलग अलग एटम से कंबाइन होने पर था, ठीक है, उसके बाद जब वो एक साथ कंबाइन होंगे, उसमें जो उनका अनुपात होगा वो दोनों अनुपात या तो सेम होंगे या फिर कैसे होंगे? आपके सिंपल मल्टीपल्स के रूप में होंगे। एक अनुपात में, दो अनुपात में, 2 गुना, 3 गुना, ऐसे सिंपल नंबर्स के अनुपात में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये अभी मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल से। जैसे A प्लस B आपस में मिलकर के बना रहे हैं AB, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं कि A x ग्राम लिया है, B आपका y ग्राम लिया, ठीक है, और A B आपस में कैसे हैं? x और y के अनुपात में, ये हो जाएगा। देन C प्लस B आपका मिलकर के CB बना रहे हैं, जहां पर आपने बोला है कि ये B जो यहाँ y ग्राम था, यहाँ पर भी कितना होगा? y ग्राम ही होगा। ओके, यानी जो सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट से वो लोग कंबाइन हो रहे हैं। हमने क्या कहा? दो डिफरेंट एलिमेंट किसी एक सेम एलिमेंट से कंबाइन होकर डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये आपका सेम हो गया दोनों केस में। अलग अलग दो एलिमेंट थे A और C आपके पास, वो दोनों सेम एलिमेंट से कंबाइन होंगे, ठीक है। सेम एलिमेंट से अलग अलग तरह से कंबाइन होकर के अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, जहां पर कि ये सेम एलिमेंट का भार भी सेम ही होगा। दोनों केस में y ग्राम ही है। C का हम मान लेते हैं z ग्राम हो जाएगा। अब इस केस में z इंटू क्या हो जाएगा आपका? z इज टू y का ये रेशियो होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि आपका इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? xz अनुपात हो जाएगा, अलग अलग जब ये कंबाइन हो रहे थे, ठीक है। और दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि अभी A प्लस C मिल करके एक नया अनुपात बना रहे हैं, जो कि क्या है? AC है। नया कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जहां पर कि इनका भार कितना है? सपोज इसका U है, U ग्राम, और इसका W है, और यहाँ पर क्या हो गया? U इज टू W इनका अनुपात हो गया, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है? ये जो दो अलग अलग एलिमेंट थे, जो इनके भारों का अनुपात अलग अलग था, तो अलग अलग क्या था? XZ था, ठीक है। ये XZ जब ये दोनों एटम आपस में जुड़े, एलिमेंट आपस में जुड़े, इन्होंने जो नया कंपाउंड बनाया, उसमें जो अनुपात होगा, यानी ये अनुपात और ये अनुपात या तो इक्वल होंगे या फिर कैसे? सिंपल नंबर्स के मल्टीपल में होंगे, यानी x अपॉन z इज इक्वल टू u अपॉन w होगा, और इधर क्या होगा? इंटू n, जहां पर कि n आपका क्या होगा? n इज इक्वल टू सिंपल नंबर। ओके, तो ये आपका क्या है? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ है। ये बताता है कि यहाँ पर जो आपके अलग अलग एलिमेंट
किसी सेम एटम से कंबाइन होकर एक अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। जब अलग अलग जो उनके भार का अनुपात था वो जब वो एक ही साथ मिलकर के नया कंपाउंड बना रहे हैं उसमें जो अनुपात होगा उसके या तो बराबर होगा या सिंपल नंबर के मल्टीपल के रूप में होगा। ओके, यानी u अपॉन w के मल्टीपल n, जहां पर n क्या हो सकता है आपका 1, 2, 3 किसी भी पूर्ण संख्या के रूप में हो सकता है, डेसिमल के रूप में नहीं आएगा। जल्दी से नोट करेंगे, फिर मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हमारे पास है अलग अलग 3 एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है आपका H2O बनाता है, हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर के H2S बनाता है, और ऑक्सीजन और सल्फर आपस में मिलकर के क्या बनाता है SO2 बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ पर जहां पर हम क्या कह रहे थे B का y ग्राम फिक्स है, वो एलिमेंट यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है, जिसका कि दोनों अपने कंपाउंड में कितना क्या एटॉमिक वेट सेम होगा। यहाँ पर भी कितना है 1 ग्राम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है, वो 2 एटम से मल्टीप्लाई होकर के 2 ग्राम आएगा। यहाँ पर भी 2 एटम ले रहे हैं तो 2 ग्राम, ये फिक्स हो गया आपका। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है 16 ग्राम है। सल्फर की बात करेंगे एक ही एटम है तो 32 ग्राम है। ओके, ग्राम में ले रहे हैं हम। ये हो गया आपका कौन सा वाला पहला, जो जब आपके ऑक्सीजन और सल्फर दो अलग अलग एटम सेम एटम से सेम हाइड्रोजन से कंबाइन होकर अलग अलग कंपाउंड बना रहे थे। एक आपका H2O बना रहा है और सल्फर मिलकर के H2S बना रहा है। ओके, इस केस में जब ये अलग अलग कंबाइन हो रहे हैं, चूंकि ये तो फिक्स है 2 ग्राम, ठीक है, अनुपात किसका देखना है S और O का देखना है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ sulfur and oxygen when combined with differently और when combined with different atoms। ठीक है, तो तभी रेशियो क्या हो जाएगा 32:60। ठीक है, सल्फर आपकी 32 ग्राम है और आपका ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम। ओके, दूसरा क्या बता रहे हैं आपका कि अब ऑक्सीजन और सल्फर अलग अलग कंबाइन नहीं हो रही है, दूसरे केस में वो एक साथ कंबाइन होकर SO2 बना रही है, और यहाँ पर कितना है सल्फर का 32 ग्राम और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 एटम है तो ये भी क्या हो जाएगा 32 ग्राम। तो अभी रेशियो ऑफ SO व्हेन कंबाइन टुगेदर, तो जब वो एक साथ कंबाइन हो रहे हैं तभी उनका रेशियो कितना आ जाएगा 32:32। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा 2:1 और ये आ जाएगा 1:1। ओके, तो यहाँ पर हमने सॉल्व करके ये मिला, ये किसकी वैल्यू है, ये आपको याद होगा x अपॉन z की वैल्यू है जब आपने पहले किया, और ये वैल्यू थी u/w की। ओके, तो आपको क्या मिला था फॉर्मूला x अपॉन z इज इक्वल टू u अपॉन w इंटू n। तो x बाई z क्या है आपका 2/1 इज इक्वल टू 1/1, और ये 1/1 आपका 2/1 कब होगा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 आपका क्या है सिंपल नंबर है। ठीक है, या ये 2:1 के रेशियो में आपको मिलेंगे। तो सिंपल नंबर के मल्टीपल्स के रूप में आपको क्या मिल रहा है उनके भारों का अनुपात मिल रहा है। ओके, तो यही आपका क्या है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है जो रिचर्ड द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसी लॉ के साथ यहाँ पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट कोई टॉपिक लेके चलेंगे इस चैप्टर का। ओके, तब तक के लिए अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है पांचों लॉस को लेकर के, तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।